दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शन, वो भी स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। अभी देखिएगा दोस्तों, कोई भी ट्रेडिंग के लिए, कोई भी ट्रेडिंग की स्टाइल रहो, इंट्राडे रहो या फिर स्विंग ट्रेडिंग रहो, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो होता है स्टॉक सिलेक्शन। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन ही गलत रहा तो आप कुछ भी कर लो, कोई भी एनालिसिस कर लो, कोई भी एंट्री मेथड पकड़ लो, आपका स्टॉक भागेगा ही नहीं। दैट इज़ वाई सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है स्टॉक सिलेक्शन। अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो जो है ये टोटली रॉ रहने वाला है, मतलब ये अनकट वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर मेरी कुछ बोलने में एक दो गलतियाँ हो सकती है, तो बियर विथ मी। लेकिन ये जो नॉलेज मैं ये वीडियो में देने वाला हूँ ना, ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। ये जो मेथड है मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ मेरे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो कि मैं आपको कभी स्विंग ट्रेडिंग की वीडियोस तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको दिखते भी नहीं है, लेकिन मैं जब भी स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो ये पर्सनली मेथड मैं ज़रूर यूज़ करता हूँ। देखिएगा, ये जो मेथड है ना, इसके अंदर हम देखते हैं स्ट्रेंथ एनालिसिस की, स्ट्रेंथ एनालिसिस को, मतलब ये कौन से सेक्टर में या फिर कौन से स्टॉक के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है और वो स्टॉक के अंदर हम ट्रेड करने के लिए देखते हैं। अभी देखिएगा, मैं स्टॉक को ना देखते हुए मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ें पहले सेक्टर के हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको पता चले कि वो फिर स्टॉक में भी हम कैसे ढूंढ पाएंगे। वीडियो थोड़ा डिटेल होने वाला है दोस्तों, सो अगर आपके पास टाइम होगा तो ये वीडियो देखिए, वरना आराम से फुर्सत में एक बुक लेके नोट्स लिखिए ये वीडियो की, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है आगे जाके। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पेंट के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद हम चार्ट्स के ऊपर जाते हैं, एज वेल एज जो सारी कैलकुलेशन की चीज़ें है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या होता है ना, कि प्राइजेस जो है स्विंग ट्रेडिंग, मैं डेली के फॉर्मेट में बात करने वाला हूँ अभी। अभी प्राइसेज जो होती है, फॉर एग्जांपल हम निफ्टी को ही एनालाइज करते हैं। निफ्टी के अंदर कुछ सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एफएमसीजी सेक्टर आता है, ऑटो सेक्टर आता है, मेटल सेक्टर आता है। इसके बाद बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे कि हम बोल सकते हैं आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, और बहुत सारे एक्स वाई जेड। अभी देखिएगा, इतने ही हम कंसिडर कर लेते हैं, एफएमसीजी, ऑटो, मेटल, आईटी और फार्मा। निफ्टी जो होता है ना, निफ्टी एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो निफ्टी जो है वो एक एवरेज है सारे सेक्टर्स का मिला के, और सारे स्टॉक्स जो है वो सारे सेक्टर्स जो है वो एक एवरेज है उनके स्टॉक्स के। मतलब ये स्टॉक्स के एवरेज, निफ्टी जो है वो एवरेज है सारे सेक्टर्स के, और सारे सेक्टर्स जो है वो दी अपने एवरेज है उनके पर्टिकुलर स्टॉक्स के। मतलब ये एफएमसीजी के अंदर कुछ 5 स्टॉक्स आते होंगे तो उनका एवरेज एफएमसीजी होगा, और फिर यही सारे स्टॉक्स धीरे धीरे मिला के जो सेक्टर्स बनाते हैं, यही सेक्टर्स का एवरेज जो होता है वो निफ्टी होता है। अभी देखिएगा, फॉर एग्जांपल निफ्टी अगर इस टाइप से मूव कर रहा है, इस टाइप से धीरे धीरे मूव कर रहा है, और कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो कि ऐसा मूव कर रहा है, और या फिर कोई दूसरा पर्टिकुलर स्टॉक है जो कि ऐसा मूव कर रहा है, तो ये दोनों को देखते हुए हम ये, मतलब ही हम ये जो तीन तीन लाइन्स है, इनको देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये निफ्टी ये टाइप से मूव कर रहा है और सेक्टर अगर इसके ऊपर मूव कर रहा है, तो शायद सेक्टर में, ये वाले सेक्टर में स्ट्रेंथ है। वैसे ही अगर निफ्टी के बिलो अगर कोई सेक्टर मूव कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सेक्टर है इसके अंदर वीकनेस है। क्यों ऐसा? क्योंकि निफ्टी ने ये पॉइंट ऑफ टाइम से ये पॉइंट ऑफ टाइम में जितनी रैली की हुई है, उससे ज़्यादा रैली ये वाले सेक्टर ने की हुई है। एज वेल एज ये निफ्टी ने यहाँ से लेके ये पॉइंट ऑफ टाइम तक के अगर कुछ रैली की हुई है और ये सेक्टर ने अगर कम रैली की हुई है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सेक्टर वीक है। मतलब ये जो है, मतलब ये जो राइज हुआ है, इससे राइज अगर ये सेक्टर का ज़्यादा है तो ये सेक्टर में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। एज वेल एज अगर यह यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये सेक्टर ने राइज किया है जो कि निफ्टी से कम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सेक्टर में वीकनेस है। अभी देखिए, इसी को रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, लेकिन हम रिलेटिव स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दूर रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ अलग चीज़ देखने वाले हैं। अभी देखिएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं ना, प्रीवियस 3 मंथ्स, प्रीवियस 1 मंथ ऐसे देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं चीज़ देखने वाले। हम इसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, और ये सारी चीज़ें भी कैसे फाइंड करते हैं ना, वो भी हम ये वीडियो में जानने वाले हैं। अभी देखिएगा, कोई भी सेक्टर को ट्रेड करने के लिए हमको पता है पैटर्न्स ट्रेड करते हैं। मतलब ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, कुछ इस टाइप से पैटर्न बनेगा, ब्रेकआउट होगा, ट्रेड हो जाएगा, बहुत बढ़िया, अच्छा ट्रेड करेगा, मैं मानता हूँ। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि कुछ कप एंड हैंडल पैटर्न है। ये दो पैटर्न जो होते हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं ट्रेडिंग है, मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, ये भी अच्छा काम करता है। एज वेल एज आप बोल सकते हो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे ना, ये चीज़ अगर आप ऐसे स्टॉक्स में ढूंढो या फिर ऐसे सेक्टर्स के स्टॉक में ढूंढो जो कि निफ्टी से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। मतलब ही
इनका ब्रेकआउट जो है ना, इनका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर ये वो स्टॉक रहे या फिर सेक्टर रहे जो कि निफ्टी को ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए, मैंने अभी जैसे एग्जाम्पल आपको बताया था, निफ्टी यहाँ से यहाँ तक रैली किया था और एक सेक्टर है जो कि यहाँ से यहाँ तक भागा हुआ है, निफ्टी से ज़्यादा इसने आउट परफॉर्म किया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं ऐसे सेक्टर्स में ये जो स्टॉक्स है ना, ये बहुत अच्छे भागेंगे। देखिएगा, बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। वैसे ही अगर आप देखोगे कि कोई सेक्टर ये निफ्टी के कंपैरिजन में वीक परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और ये जो सेक्टर ये वीक परफॉर्म कर रहा है, तो अगर उनमें अगर ऐसा पैटर्न बन जाए ना, तो ये पैटर्न फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी देखिएगा, हम फंडामेंटल वे में इनको देख नहीं रहे हैं। अगर आप फंडामेंटल वे के हिसाब से देखोगे तो निफ्टी के कंपैरिजन में अगर कोई स्टॉक नीचे पड़ा हुआ होता है, फंडामेंटल वे या नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं जिसके अंदर हम फेयर वैल्यूज वगैरह देखते हैं, तो ये फेयर वैल्यू के हिसाब से नहीं है। क्योंकि अगर फेयर वैल्यू के हिसाब से अगर ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है तो फिर ये ऊपर जाना चाहिए, और अगर कोई आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है तो फिर वो नीचे गिरना चाहिए। लेकिन ये फंडामेंटल वे में नहीं, हम टेक्निकल वे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ वाई ये लॉजिक थोड़े अलग काम करते हैं। अभी देखिएगा, मैं इसके अंदर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक या फिर सेक्टर जो कि निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है ना, उनके अंदर अगर हमें पैटर्न ढूंढने ना, तो बहुत अच्छे काम करते हैं। अभी देखिएगा, मैंने आपको ये कुछ चीज़ें बता दी जिसके अंदर हम कुछ पैटर्न ढूंढ सकते हैं जो कि अच्छे से काम कर सकते हैं। और वो पैटर्न्स कौन से सेक्टर में या फिर कौन से स्टॉक में ढूंढना है ये भी मैंने बता दिया, जो कि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये निफ्टी को यहीं पे इतना आउट परफॉर्म कर रहे हैं और अगर हमको कुछ दिखा रहा है जो कि एक बुलिश ब्रेकआउट हो सकता है, तो इनके ब्रेकआउट भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं। अभी हम जाते हैं डायरेक्टली ऐसे चीज़ें जो है, ये जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है इनको या फिर सेक्टर जो है, इनको हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी देखिएगा, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स को हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप जान गए कि सेक्टर्स को कैसे फाइंड करना है ना, तो आप स्टॉक को आराम से फाइंड कर पाओगे। तो हम डायरेक्टली जाते हैं, पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा दिखता है। अभी देखिएगा, फॉर एग्जांपल निफ्टी को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी यहाँ से लेके यहाँ तक भागा है। देखिए निफ्टी है, निफ्टी जो है 7 अप्रैल से लेके ये टॉप बनाया 2 मई तक, 7 अप्रैल से लेके 2 मई तक ये यहाँ से लेके यहाँ तक भागा है और यहाँ पे ये स्लो डाउन हो गया है। अभी देखिए, अगर कोई प्राइस यहाँ से लेके, मतलब ये निफ्टी अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भागा है ना, तो कोई ना कोई तो सेक्टर होगा जो कि इसको यहाँ से यहाँ तक के भागने में निफ्टी को मदद किया होगा। अभी ये कौन से सेक्टर है उसको हमको फाइंड आउट करना होता है। अगर आप देखोगे डायरेक्टली जाके तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा ना, डायरेक्टली कंपेयर करना पड़ेगा। आप यहाँ पे एक टूल होता है मेजर का, ये मेजर के टूल से भी आप मेजर कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन करके अगर आप रखो तो आप बैक टेस्टिंग में भी ये आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। अभी ये जो कैलकुलेशन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखिए, हम जाते हैं पहले एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे जाने के बाद रिसोर्सेज में जाइए और यहाँ पे हिस्टोरिकल रिपोर्ट, सॉरी डेली मार्केट रिपोर्ट्स ओपन कर लीजिए। और डेली मार्केट रिपोर्ट्स में यहाँ पे आर्काइव्स आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप डायरेक्टली डेट सिलेक्ट कर सकते हो। अभी देखिए, निफ्टी यहाँ से लेके यहाँ तक भागा था, बराबर, ये बॉटम बनाया था और ये टॉप बनाया था। तो अभी हम रिसेंट के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको बैक टेस्ट करना हो तो आप ये देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक भागा था। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक भागा था, तब देखिए कि कौन से सेक्टर है जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और वो सेक्टर के स्टॉक्स देखिए जो कि वो खुद के सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वो कैसा ढूंढना है वो मैं थोड़ा सा आपके ऊपर रख दूंगा, लेकिन सेक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, वो मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो अगर आप समझ गए तो स्टॉक को कैसा फाइंड करना है वो भी आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा। अभी देखिए, यहाँ से यहाँ तक निफ्टी ने रैली की है, तो हम देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर है जो जिन्होंने ऐसी इससे भी निफ्टी से भी आउट परफॉर्मिंग रैली की है, और उसके अंदर हम ढूंढ सकते हैं कुछ पैटर्न्स जो कि ब्रेकआउट के लिए बन रहे हैं। अभी फिलहाल में हम क्या करते हैं, जो रिसेंट का जो है ना, ये डाटा उठाते हैं। मतलब ये 7 अप्रैल से लेके भागा था 2 मई तक, तो 7 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल। अभी देखिए, 7 अप्रैल में जाके हमको क्या सिलेक्ट करना है ना, यहाँ पे मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट, इसको हम डाउनलोड करते हैं। ये हो गया डाउनलोड, इसको हम ओपन करते हैं। अभी देखिए, मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें रहती है। 7 अप्रैल के हिसाब से आपको दिखाई देगा कि ये इंडेक्स के पूरा पूरा का पूरा डाटा दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन, इसके बाद सिक्योरिटीज़ के बारे में, टॉप गेनर टॉप लूजर, बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती है। लेकिन हमको जो काम में आने वाली चीज़ है ना, वो सिर्फ ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पूरे के पूरे इंडाइसेस के बारे में दिया है, सेक्टर्स के बारे में दिया हुआ है, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर की सारी चीज़ें ना, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे डिलीट करने के बाद देखिएगा, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें दी हुई है। अभी इसको हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर से हम
अगेन ये जो है ना, ये क्लोजिंग प्राइस ही हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज़ वाई हम क्या करते हैं, इसके अंदर सिर्फ क्लोजिंग प्राइस रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर देंगे। अगेन इसके इंडेक्स के ऊपर क्लिक करके हमको फ़िल्टर लगाना है, और फिल्टर लगा के यहाँ पे हम A to Z कर लेंगे। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ बॉन्ड्स के प्राइसेस भी एडेड रहते हैं कभी कभार, तो ये बॉन्ड जो है ना ये गलत ना हो जाए, इसके कारण मतलब ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अप्रैल का बॉन्ड है जो कि नेक्स्ट मंथ में एक्सपायर हो जाएगा, तो ये जो है ना यहाँ से निकल जाएगा। दैट इज़ वाई हमको क्या करना है ना, इसको A to Z में अरेंज कर लेना है, ताकि अगर यहाँ पे कुछ गलती हो तो हम इसको बराबर ठीक कर पाए। अभी देखिए ये जो हो गया ना, ये हो गया इस दिन का डाटा 7 अप्रैल का। अभी हम डायरेक्टली जाएंगे और 2 मई का डाटा ओपन करेंगे। देखिए अगेन हमको यहीं पे जाना है एनएसए की वेबसाइट पे, 2 मई की डेट ओपन करना है, और यहाँ पे जाके अगेन मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट का हमको डाउनलोड कर लेना है। अभी ये देखिए इसमें भी हमको यही चीज़ करनी है जो अभी हमने की थी। 1 मिनट, हाँ यहाँ पे अगेन हमको वही चीज़ करनी है। देख लीजिए ये 2 मई का है, मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो क्लोजिंग प्राइस है सिर्फ इसी को रखूँगा, बाकी सारी चीज़ें मैं अगेन डिलीट कर दूँगा। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अगेन फ़िल्टर लगा दूँगा, और फिल्टर लगा के यहाँ पे A to Z कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे क्या करते हैं ना हम, ये जो पूरा का पूरा डाटा है, 1 मिनट, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि पूरे के पूरे सेक्टर्स है हमारे, ये पूरे के पूरे सेक्टर्स को हमने कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके ये जो प्रीवियस प्रीवियस जो है यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है। अभी देखते हैं, अभी अगर आप देखोगे ना आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ये जो अप्रैल 25 का बॉन्ड है ना यहाँ पे है नहीं, तो ये जो है ना ये गलत हो सकता है। दैट इज मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ से लेके ये जो पूरी चीज़ है इसको मैं कट कर लेता हूँ और इसके थोड़ा नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अभी इसी को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं ना, इक्वल टू की एक साइन दे सकते हैं, और ये जो है ये इक्वल टू ये है क्या हम देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे ट्रू है। इसी को अगर मैं पूरा का पूरा ड्रैग कर लूँ तो आपको पता चलेगा सारी ही चीज़ें यहाँ पे ट्रू है, यानी ही ये बराबर हमारा जो मतलब यहाँ पे जो सेक्टर है वो यहाँ पे सेक्टर आ रहे हैं, ये हमको यहाँ पे पता चल रहा है, मतलब बराबर है सारी चीज़ें। अभी जो मेन कैलकुलेशन है ना वो हमको करना है। अभी देखिए ये मैं अगेन ये जो पूरी चीज़ें हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है एल एन का, एल एन इन ब्रैकेट जो रिसेंट का क्लोज है डिवाइड